देखो भाई, इसका लाइन्स एंड एंगल्स यानी कि चैप्टर जो 6 है, इसका 3 पार्ट ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट अपलोड कर दिए हैं, यानी कि क्लास हो चुका है। और जिनको भी डाउट होगा, अगर ये तीन जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऑलरेडी इसका ऑफलाइन में भी पढ़ा दिया गया और इसका वीडियो भी अपलोड, जिन लोगों का क्लास छूट गया है वो लोग ऑलरेडी जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार कम से कम, और जा करके देखोगे वीडियो तो तुमको जो क्लास में पढ़ाए हैं वही अपलोड किया गया है, बिल्कुल इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। समझ रहे हो? आज हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ रहे थे, हम चैप्टर वही कंटिन्यू है, लेकिन फिर से एक बार बता दें, लाइन्स एंड एंगल्स ऊपर हेडिंग दे दिया गया है और ये क्लास 9 का है, चैप्टर नंबर 6। और हम कल का जो टॉपिक 2 दिन से पढ़ा रहे थे, ये हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। और टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम सारे एंगल्स के बारे में बोले थे कि बताएंगे कितने टाइप्स के एंगल यहाँ पे समझ में आ गया। तो टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोग ऑलरेडी कौन कौन से एंगल को डिस्कस कर लिए हैं एक बार बता दे रहे हैं कि हम लोग कल के और 2 दिन प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं। राइट एंगल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट एंगल जिनका क्लास छूट गया हो एक बार देख ले। सेकेंड जो एंगल के बारे में पढ़े थे ऑब्ट्यूज एंगल, ये जो क्लास हम बता चुके हैं, क्लास हो चुका है इसका ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड जो पढ़ाए थे एक्यूट एंगल, इसमें नंबर आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये ऑलरेडी इतना टॉपिक कवर हो चुका है एक्यूट एंगल। उसके बाद हम पढ़ाए थे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल समझ में आ गया? जिसको भी डाउट होगा इसमें पूछ लेगा फिर से। और फिफ्थ में पढ़ाए थे यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 6th नंबर में कंप्लीट एंगल हो गया। उसके बाद में स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 7th में जो पढ़ाए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और 8 में जो एंगल के बारे में सप्लीमेंट्री भी पढ़ा दिए थे ना जी, तो सप्लीमेंट्री एंगल भी ऑलरेडी ये हो चुका है। इतने टाइप्स के एंगल को बता दिया और 2-3 टाइप का ज्यादा एंगल नहीं बचा है। 2-3 टाइप के एंगल को और हम समझा देते हैं, उसके बाद में हम लोग फिर इसके थ्योरम को और आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स का। ठीक है? अब देखो राइट एंगल, ये 8 टाइप्स के एंगल के बारे में आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें, ये पहले प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कवर हो चुका है। जिनको भी डाउट होगा बार बार कर रहे हैं कि जाओ एक बार कम से कम इस मास्टर का वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को बार बार देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। जो लोग भी क्या है एब्सेंट है, एब्सेंट वाले जो प्रेजेंट है अगर उनको भी डाउट है तो यहाँ पूछने से पहले एक बार घर में देख लो, उसके बाद में अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो आकर के यहाँ पे पूछ सकते हो। अब हम लोग जो आज का जो टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं एंगल, इसी टाइप्स ऑफ एंगल में पॉइंट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे और हेडिंग होगा, हेडिंग बना लो इक्वल एंगल। ठीक है? इसको इरेज करते हैं, समझाने के लिए इतना लिखेंगे। ये इतना टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है, आगे का हम लोग इसमें आगे प्रोसीड कर रहे हैं इस टॉपिक को। हेडिंग बना लो इक्वल एंगल, ज्यादा नहीं रहा, इसमें रह गया है। हेडिंग बनाओ इक्वल एंगल्स, ये पॉइंट नंबर 9 है। इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स। ठीक है? अब देखो थोड़ा सा लिखने से पहले हम लोग समझ जाएंगे, थोड़ा सा समझ लिया जाए कि इक्वल एंगल होगा क्या। इक्वल एंगल को लिखने, इसका डेफिनेशन लिखने से पहले थोड़ा सा समझ लिया कि इक्वल एंगल होगा क्या। देखो जैसे अगर इक्वल का मतलब समझ रहे हो कि वैल्यू उस एंगल का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जैसे मान लो थोड़ा सा पहले समझ लो, उसके बाद में हम इसका डेफिनेशन लिखवा दें। डेफिनेशन को लिखना बड़ी बात नहीं है, हर बुक में हर जगह अवेलेबल है, फिर भी हम लिखवा देंगे। पहले इस पॉइंट को समझ लो कि इक्वल एंगल बोलेंगे किसको। इक्वल एंगल का मतलब है जैसे कि मान लो कि उस एंगल का मैग्नीट्यूड, मान लो कि एक एंगल ए है, समझ रहे हो, और एंगल ए का वैल्यू अगर 40 डिग्री कहीं दे दिया गया है। बात समझ में आ रही है? सब लोग यहाँ पे देखो व्हाइट बोर्ड पर कि इक्वल का मतलब समझ रहे हो कि बराबर, और एंगल मतलब समझ रहे हो, एंगल का डेफिनेशन समझ रहे हो। तो एंगल ए को अगर मान लिया जाए कि एंगल ए का वैल्यू कहीं, यानी कि मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, एंगल ए का वैल्यू अगर 40 डिग्री दिया गया है, अगर इसके कोई इक्वल एक और एंगल मान लिया जाए तो उस एंगल, मान लो कि वो एंगल बी है, एक और एंगल बी लिए हम, तो उस एंगल का वैल्यू भी कितना दे दिया गया है, 40 डिग्री।
यानी कि एंगल ए का वैल्यू जब 40 डिग्री दिया गया और एंगल बी भी, तो दोनों एंगल का वैल्यू क्या है, इक्वल है या नहीं है, यहाँ पे इक्वल है ना जी। यानी कि एंगल ए का वैल्यू अगर 40 डिग्री, इक्वल का मतलब ये हो गया कि बराबर, तो दोनों एंगल का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। अगर हम मान लो कि एंगल ए को 40 डिग्री लिखे और एंगल बी भी 40 डिग्री है, तो उस केस में हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। यानी कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यानी कि एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल एंगल्स। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हम दूसरे बेस पे नहीं बोल सकते, ऐसा मत कंसीडर करना कि भाई लेंथ के बेस पर नहीं, लेंथ उनका इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे एंगल का जो वैल्यू है, यानी कि जिसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है, कि एंगल ए का वैल्यू अगर किसी भी दो एंगल का वैल्यू अगर बराबर दे दिया जाए, इक्वल हो जाए किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों एंगल ए और एंगल बी जो क्या है, एक दूसरे का इक्वल एंगल है। बात समझ में आ गई? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको समझना इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी चीज है। अगर लाइन्स एंड एंगल्स को समझना चाहते हो बढ़िया से तो, और नहीं समझ चाहते तो फिर तो तुम फ्री हो कुछ भी कर। तो यहाँ पे देखो लिखना नहीं है, अभी लिखवाएंगे। तो एंगल ए का वैल्यू 40 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू 40 डिग्री, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। इसको लिखेंगे कैसे? एक दूसरे सेंस में भी लिखा जाता है, ये एम मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल क्या लिखते हैं, बी। यानी कि एम इक्वल्स टू, समझ में आ गया? इसको ऐसे भी कहीं दोनों बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी कहीं लिखा जा सकता, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको अगर इक्वल एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बुक में दोनों जगह तुमको लिखा हुआ मिलेगा, ये लिखो या इस फॉर्म में लिखो, दोनों सही है। दोनों में से किसी एक को लिखो या दोनों भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इक्वल एंगल का कहीं केस बन रहा है, अगर इक्वल एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग दोनों केस में इस तरह से इसको लिखेंगे। बात समझ में आ गया? अरे बोलो यस या नो। अब इसका हम लोग डेफिनेशन, ये बात समझ में सबको आ गया कि इक्वल एंगल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल एंगल को लिखने का मतलब क्या हुआ। अब इसका डेफिनेशन हम लोग एक लाइन के स्टेटमेंट में लिख लिया जाए, फिर आगे का हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसको रफ कर दे, चलो ठीक है, लिखो, लिखे ना जी। टू एंगल्स आर said to be equal if they have equal value या equal magnitude। इक्वल वैल्यू भी लिख सकते हो, इक्वल वैल्यू लिख लो। ये इक्वल एंगल को रिप्रेजेंट लिखेंगे डेफिनेशन। इक्वल एंगल कैसे लिखेंगे? टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल वैल्यू। उनके पास क्या होगा कि इक्वल वैल्यू होगा, समझ रहे हो? यानी कि अगर दो एंगल इक्वल एंगल है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसके पास जो है, अगर उसके पास सेम वैल्यू है तो हम लोग उस दोनों एंगल को क्या बोल सकते हैं, इक्वल एंगल। एक एग्जांपल ले सकते हो, जो अभी एग्जांपल लिखे थे कि एंगल, जैसे मान लो कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q का मतलब हो गया कि एंगल P एंड Q आर इक्वल एंगल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q। इसको एग्जांपल में डाल लो, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, या और लिखे हैं इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पहले, है ना जी? अरे बोलो हाँ यार, स्टार्ट करो। एंगल बाइसेक्टर, अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, इसको लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर। समझ रहे हो? और ये जो टॉपिक है ये काफी यूजफुल टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है। एंगल बाइसेक्टर, समझ रहे हो? अब देखो, एंगल बाइसेक्टर को समझने से पहले बार बार किसी चीज को डेफिनेशन लिखने से ज्यादा बेहतर है कि उस चीज को हम लोग समझ लें। ठीक है, और उस चीज को अगर समझ लिया जाए तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर समझ जाया जाए। एंगल बाइसेक्टर देखो,
दो टर्म से मिलकर के ये हम लोग का एंगल, और दूसरा क्या है बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब होता है, देखो जैसे मान लो कि एक मार्कर है, ये मार्कर है, इसको हम लाइन सेगमेंट मान रहे हैं, तो अगर इसको बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि अगर ये एक लाइन सेगमेंट है तो इसका भाई लेंथ फिक्स होगा। मान लो कि इसका लेंथ हमें नहीं पता है, 10 सेंटीमीटर दे दिया गया कि इस लाइन सेगमेंट का, इसको लाइन सेगमेंट अभी हाल फिलहाल के लिए मान रहे हैं, ऐसे ही ये मार्कर है, तो इसको हम लोग मान लिए कि ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका 2 एंड पॉइंट है, दिख रहा है, वैसे इसको मानना कोई गलत काम नहीं है, और इसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। अगर इसको बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि बाइसेक्टर का मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देना। अगर सिर्फ यहाँ पे समझने वाली बात है कि बाइसेक्टर का मतलब क्या हो, इक्वली डिवाइड, समझ रहे हो, किसी भी चीज को अगर ये लाइन सेगमेंट है, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर इधर बांट दो और 5 सेंटीमीटर इधर डिवाइड कर दो। यहाँ पे जो टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब अगर कोई भी एंगल दिया गया है, सपोज मानो कि अगर एक एंगल दे दिया गया है एंगल ए, और इसका वैल्यू दे दिया गया है 90 डिग्री, और इसका कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर कितना होगा, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि इसको इक्वल पार्ट में बांटना है, 2 इक्वल पार्ट में कि 3 इक्वल पार्ट में। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट। अगर वही दिया जाता है कि ट्राइसेक्ट करो तो ट्राइसेक्ट, वैसे ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट, जितना भी वैल्यू है उसको 3 इक्वल हिस्से में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। लेकिन यहाँ पे हमें एंगल बाइसेक्टर पढ़ना है, ना कि ट्राइसेक्टर पढ़ना है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बार बार करें कि 2 इक्वल भाग में डिवाइड करना है, ना कि 3 इक्वल भाग में डिवाइड करना है। अगर जो इस चीज को समझ जाएगा, इसका डेफिनेशन लिखना। अब जैसे मान लो कि एंगल ए है, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सपोज मानो कि कोई हमसे कह रहा है कि इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके बताओ, हम डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा भाई, इसको 2 इक्वल हिस्सों में बांटेंगे, तो 90 डिग्री जो दिया है इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 45 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। तो उस तरह से हमें एंगल बाइसेक्टर लिखना है, एंगल बाइसेक्टर को समझना है। अब थोड़ा सा इसको फिगर बना के समझ लिया जाए। अगर फिगर बना के समझेंगे, ये तो एक फॉर्मली तुम्हें बता दिए कि अगर एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी गिवन एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। समझ रहे हो, 2 इक्वल हिस्सों में बांट दोगे तो बन जाएगा। अब देखो इसको फिगर के थ्रू हम समझा रहे हैं तुम्हें कि ये कितना कैसे बनेगा। जैसे मान लो ये हम यहाँ पे एंगल बना रहे हैं इस तरह से, ये मत समझना अभी इसको फ्री हैंड समझा रहे हैं हम, ज्योमेट्री कंपास का यूज नहीं कर रहे हैं। ये वो एक ओए रे हो गया और एक दूसरा क्या हो गया, ओबी हो गया। और मान लो कि यहाँ पे ओ जो है ये कॉमन क्या है, कॉमन वर्टेक्स है दोनों के लिए। ये ओरिजिन सेम ओरिजिन से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है सेम पॉइंट से, तो सबको पता है एंगल का। यहाँ पे कोई एंगल बना और उस एंगल का वैल्यू कितना है, कोई भी एंगल बना, अब इसका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ जब भी करेंगे तो इसको देखो इस तरह से, ये जब भी होगा तो मान लो कि इस तरह से ये आ करके इसको ऐसे डिवाइड कर देगा, और इसको मान लीजिए कि ये OC है। तो OC जो यहाँ पे है एंगल, देखो यहाँ पे एंगल AOB को OC क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब OC का सिर्फ यही काम है कि OC जो है इस एंगल AOB को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर दे रहा है। मतलब सिंपल समझो कि OC जो है इस एंगल AOB का एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। मतलब जितना इधर एंगल होगा ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया। अब मान लो कि इस एंगल का कुछ भी वैल्यू पूरा अगर मान लिया जाए कि एंगल AOB का वैल्यू जो था 60 डिग्री सपोज दिया गया था, मान लिया जाए, अभी के लिए एग्जांपल समझा रहे हैं। तो उस केस में अब देखो एंगल बाइसेक्टर को हम समझ ले, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अगर होगा तो एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है। एक छोटा छोटा ये टॉपिक है, बार बार कर रहे हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हो सकता है कहीं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाए तो एंगल बाइसेक्टर दिमाग में, माइंड में सेट होना चाहिए कि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। समझ लो, ऐसा नहीं कि इसको दूसरा कुछ समझ करके और दूसरा तीसरा हम काम करना स्टार्ट कर दे। नहीं, अगर कोई भी एंगल दिया है, अगर उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो उसको इक्वली डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ना कि उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। समझ रहे हो। तो एक बात बता रहे हैं कि थोड़ा सा इस फिगर, यहाँ पे फिगर जरूरी है, इस फिगर को थोड़ा सा रफ करेंगे और एक फ्रेश फिगर ड्रॉ करेंगे। उस फिगर को कॉपी पे बनाओ, फिर डेफिनेशन लिखवाएंगे, क्योंकि फिगर से ही ज़्यादा समझ में आएगा। इसको ऐसे लिखवाने के लिए लिखवा रहे हैं डेफिनेशन, लेकिन फिर भी इस फिगर को थोड़ा सा एक बार बना दो। दूसरा फिगर एक ड्रॉ कर दे रहे हैं हम, उस फिगर को नोट करो सब लोग। मान लो कि एक OA रे है, इसको हम मान रहे हैं A और ये हो गया O। ये एंगल
ये है OB रे, समझ में आ गया। और इसका अगर एंगल बाइसेक्टर, तो हम एक एंगल बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसे OC, समझ में आ गया। और इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। इस वाले फिगर को ड्रॉ करो, सब लोग ड्रॉ करो, फिर डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। अब इसको लिखने से पहले हम लोग समझ लेंगे कि इसमें किसी को दिक्कत है, एक बार थोड़ा सा समझ लो पहले, फिर क्योंकि बार बार लिखवा देंगे तो फिर इरेज करेंगे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? अरे बोलो हाँ यार, डेफिनेशन लिखो, चलो लिखवाएं। लिखो, ए रे OC is said to be, ठीक है, इधर लिखवा दे रहे हैं, said to be angle bisector of angle AOB. A ray OC is said to be angle bisector of angle AOB. इतना नोट कर लो पहले। एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन लिखवा दिया और फिगर यहाँ पे सामने दिख रहा है, इस फिगर को कैसे नोट करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो रे भी बताए थे कि देखो रे का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करेंगे। रे को जब भी दिखाएंगे तो एक डायरेक्शन में दिखाया जाता है, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है, तो वो जो है एंड पॉइंट है और सी क्या है, इंडलेस पॉइंट है, इसलिए एरो का जो हेड है वो उसी की तरफ होगा। तो ऐसा उल्टा मत कर देना कि ऐसे लिखवाएं ऐसा, तो ऐसे अपने से ऐसे इसको रिवर्स मत कर देना, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि एक जिधर एंड पॉइंट होता है और जिधर इंडलेस पॉइंट होता है उसका खास ख्याल रखना पड़ता है कि इंडलेस पॉइंट जिधर रहता है उधर उस एरो का हेड होगा, और जिधर इंड पॉइंट होता है उधर उसका क्या रहेगा, टेल रहेगा। समझ में आ गया? इतना सब लोग पहले नोट कर लो। और ये OC जो है, रे OC है, इस एंगल AOB का एंगल बाइसेक्टर है। तो इसको थोड़ा सा एंगल देखो, यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया कि ये रे OC इज सेड टू बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। और इसको हम लोग एक दूसरे में कैसे लिख सकते हैं कि जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो एंगल AOC क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल AOC इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो एंगल BOC के। क्योंकि OC जो है एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, एंगल AOB को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, तो एंगल AOC इक्वल हो गया एंगल BOC के। नोट डाउन करो इतना पहले।